हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। यानी कि स्फेरिकल सरफेस हो गया अपने पास एक। ठीक है, ये मान लो अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हमने मान लिया n2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1। तो हमें इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करवाना है। रिफ्रैक्शन कैसे करवाना है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ दे रखा है, यहाँ से एक लाइट जाएगी इधर। ठीक है, यहाँ पे मान लो पॉइंट टाइम है, ये है अपना पोल पी और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है, अब हमें इसमें जो भी रिफ्रैक्शन होगा, तो इसमें देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट जाती है और दूसरे मीडियम में घुस जाती है। ठीक है, बट थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है। तो हम इसमें एक फार्मूला डिराइव करने वाले, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। तो वो फार्मूला कैसे आता है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इससे हम एक लाइन पास करते हैं इसकी सरफेस पे, जो कि एक नॉर्मल बन जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, मान लेते हम इस पे एंगल थीटा 1 बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं ए बी। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये जो ए बी लाइन है ये क्या है, एक टेंजेंट है और टेंजेंट सर्कल पे होती है। तो मतलब एक तरह से वो रिफ्रैक्शन का उस पार्ट पे काम कर रहा है, तो उस अपन वहाँ से एंगल ले सकते हैं उसके नॉर्मल से। ठीक है, जो ये सी है, सी पॉइंट, और इसको मान लो डी, तो ये सी डी जो लाइन है ये नॉर्मल है अपना। ठीक है, तो नॉर्मल से हमेशा अपन एंगल लेते हैं। समझ गए इतनी बात आप? तो अब हमें क्या करना है इसमें, एक सेकंड बताता हूँ आपको। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे थीटा 1 पे इसके साथ नॉर्मल के साथ थीटा 1 पे ये लाइट स्ट्राइक होगी अपनी, जो ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब क्या होगा, जब इधर जाने वाली होगी तो अब ये लाइट आइडियली ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम मान लेते हैं n2 n1 से बड़ा, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ को शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कहीं यहाँ पे जाएगी और फिर क्या होगा, यहाँ पे अपनी एक इमेज आई बन जाएगी। ठीक है, अब जो पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस वी। और पोल से लेके जो सेंटर तक की डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे प्लस आर। और जो पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे माइनस यू। अब ये प्लस माइनस कैसे आया, अब लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो आप देख सकते हो इमेज, अब यहाँ इस इमेज में अपनी लाइट इस तरफ जा रही है, राइट की साइड। ठीक है, तो राइट की साइड जो भी है डायरेक्शन उसको हम प्लस वी बोलेंगे। ठीक है, प्लस आर बोलेंगे, प्लस प्लस लगा देंगे। जो राइट में जा रही है और जो लेफ्ट में जा रही है यानी कि लाइट के अपोजिट, उसको हम नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन। इतनी बात क्लियर होगी। और जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो होगा थीटा 2 होगा। ठीक है, क्योंकि अब अपने पास रिफ्रैक्शन जब प्लेन सरफेस से होता है ना, ये नॉर्मल है अपना। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है। मान लो ये लाइट आई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से जो थीटा 1 बन रहा है और यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी और यहाँ से एंगल थीटा 2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये अपने पास स्नेल्स लॉ होता है। ठीक है, अब सेम लॉ हमें इधर भी लगाना है। इधर हमने लिख दिया n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि अपने पास जो भी रेस होती है ना यहाँ पे, वो सारी पैराक्सियल रेस है। ये अब पूरे चैप्टर में हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो रेस होती है सारी पैराक्सियल रेस होती है। और जब रेस पैराक्सियल होती है तो ये जो लाइनें होती है, यानी कि पैराक्सियल का मतलब ये होता है कि जो ये अपना मिरर है, ये सॉरी इस बार अपने पास स्फेरिकल जो भी सरफेस है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास लाइट आ रही है। इससे होगा क्या, जो ये अपन एंगल थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे क्योंकि ये लाइन बहुत पास में जा रही है। तो जब ये एंगल छोटे होंगे तो थीटा 1 लगभग टेन थीटा या फिर साइन थीटा के बराबर होगा। तो अगर जैसे यहाँ पे साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 है, तो हम इसको थीटा साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो n1 θ1 इज इक्वल टू n2 θ2 लिख सकते हैं अपन। अब ये θ1 और θ2 की वैल्यूज हम कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स लगाएंगे। अब आपको ट्राइंगल ओ एम सी दिख रहा होगा, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं ये सब। तो ओ एम सी आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। अब उसमें ऐसा ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। ये एम है, ये सी है और ये ओ है, और यहाँ पे अपने पास एंगल θ1 बन रहा है। तो अब इस एंगल को हमने लेट से ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया। अब क्या होगा, θ1 की वैल्यू कैसे आएगी, ए प्लस बी। θ1 की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल का लॉ होता है कि जो भी कोई भी ट्राइंगल बनता है रैंडमली, ठीक है, इसके हमने अगर एक साइड एक्सटेंड कर दी और वहाँ से एक एक्सटर्नल एंगल निकाला, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके दोनों इंटरनल एंगल्स के बराबर होगी, ठीक है। ये अपने पास एक लॉ होता है। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास आ गया θ1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अपन θ2 निकालेंगे। अब θ2 निकालने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए होगा, अपने को θ2 निकालने के लिए ट्राइंगल चाहिए होगा सी आई एम। तो हम सी आई एम ट्राइंगल बनाते हैं, उससे θ2 कैसे आएगा, ट्राइंगल सी आई एम, ठीक है। इसमें θ2 कैसे आएगा अपने पास, देखो ये अपने पास एक लाइन है, एक ये है और एक इधर जा रही है, और अपने पास बाहर एंगल क्या है, बी है, और θ2 इस बार अपने पास अंदर आ रहा है और यहाँ पर एंगल सी है। तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ2 प्लस सी। तो θ2 की वैल्यू कितनी आई, बी माइनस सी। हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब θ1 और θ2 को हम रख देंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो यानी कि n1 और θ1 की जगह हम रख देंगे ए प्लस बी। n1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू अपने पास कितना है, θ2 कितना है, बी माइनस सी, यानी कि n2 इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अपने पास इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब अपने पास ए और बी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ए बी सी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था रेस पैराक्सियल है, तो ए को हम लिख सकते हैं tan ए, और बी को हम लिख सकते हैं tan बी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan सी। क्यों होगी, क्योंकि रेस पैराक्सियल, और जब रेस पैराक्सियल होती है तो एंगल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और जब एंगल छोटे होते हैं तो थीटा की लगभग वैल्यू कितनी आती है, tan थीटा के बराबर। तो अब tan बी और tan सी की वैल्यू हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अब जब मैंने आपको बताया ये बहुत पास है रेस, तो जब हम यहाँ से एक लाइन मारते हैं तो यहाँ पे मान लो पॉइंट पी डैश है। अब ये दोनों इतने पास में होते कि ये एम और पी को हम लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और ये इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 है। हम यानी ऐसा मान सकते हैं कि ए एम और पी एक स्ट्रेट लाइन है, इतना पास में होते हैं दोनों। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लाइट बहुत इसके पास में, तो ये बहुत एक छोटा एंगल हो जाएगा। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एकदम जूम कर दूं तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको एक सिंगल लाइन मान देगा। इसको इसकी मान लो लेट से हाइट एच मान ली। अब जल्दी से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan ए की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, यहाँ पे h अपॉन माइनस यू, ठीक है, h अपॉन माइनस यू। बी की वैल्यू कैसे, tan बी की वैल्यू कैसे आएगी, h अपॉन प्लस आर, h अपॉन प्लस आर। और tan सी की वैल्यू कितनी आ रही है, h अपॉन प्लस वी। कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सब में h है और बेस अपने पास वी आर और यू आर और वी है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें जो अपने पास ये वाली इक्वेशन आई थी, इसमें अपन वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखते जाओ साथ साथ। n1 ए की वैल्यू कितनी आ रही है, h अपॉन माइनस यू, प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, h अपॉन आर, इज इक्वल टू n2 बी की वैल्यू कितनी है, h अपॉन आर, और सी की वैल्यू कितनी है, h अपॉन वी। अब यहाँ पे आप n1 और h को कॉमन ले लो और बचेगा क्या, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2h 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। ये आपके पास बच रहा है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n1 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 अपॉन आर माइनस
N2 अपॉन V। अब आप इसको इधर इधर ले आओ, ठीक है, और इसको इधर ले आओ, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो इस तरह से अपने पास ये फॉर्मूला आता है, किसके लिए, जो अपने पास स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो N1 और N2 हमें ऐसे याद रखना है कि जो भी लाइट रे आएगी वो N1 से आएगी हमेशा और N2 में जाएगी, ठीक है। और इमेज कहीं पे भी बन सकती है। मान लो अगर आपके पास इमेज की वैल्यू V की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इमेज वर्चुअल हो जाएगी। अब ये वर्चुअल इमेज कैसे बनती है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये लेंस है अपने, सॉरी, जो भी स्फेरिकल सरफेस है इसमें अपने को रिफ्लेक्शन करवाना है। ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, यहाँ पे लाइट गई और ये सेंटर है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि जनरली लाइट को ऐसे जाना चाहिए, और अपन ने अभी क्या कंसिडर किया था कि लाइट इस तरफ जाएगी, बट होता क्या है, लाइट थोड़ी सी बैंड होती है। और ये कब होता है, जब अपने पास N1 और N2 बहुत, इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। मान लो ये 1.1 है और ये 1 है, ये बहुत कम डिफरेंस है, तो बहुत कम रिफ्रैक्ट होगी ये लाइट। तो बहुत कम रिफ्रैक्ट होगी तो ये इस तरह नीचे की तरफ आ ही नहीं पाएगी, ऊपर चली जाएगी। और जब ऊपर चली जाएगी तो हम इसको जब पीछे लाएंगे तो ये एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है। तो ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।